बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा फ़ैसला किया है कि 2018 के इंतखाबात में नताइज की तैयारी करने वाला, नताइज तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर RTS, जिसे रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है, उसके फेलियर की तहकीकात होंगी। ये बड़ा फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का, और आज उसमें ये नागवारी का इजहार किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि ये सिस्टम फ़ेल क्यों हुआ, नाकाम क्यों हुआ इलेक्शन की रात। तो उस पर अब तहकीकात होंगी। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है, अभी ऑनरेबल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं, ये चूँकि अब आए हैं, इलेक्शन के बाद आए हैं, और ये जानना चाहते हैं कि जो इतना बड़ा धब्बा जो है वो लगा इलेक्शन पर 2018 पर कि जी मुबैना तौर पर RTS जो है वो क्यों बंद हुआ या बंद किया गया, या फ़ेल क्यों हुआ या फ़ेल किया गया, क्या टेक्निकल वजूहात थीं, क्या दीगर पेचीदगियाँ थीं या मसाइल थे। तो ये जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस वक्त का जो इलेक्शन कमीशन था और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के अरकान, वो अब तब्दील हो चुके हैं, जा चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। अब नया इलेक्शन कमीशन आया, इसने अब आगे नए फ़ैसले करने हैं। और आज नादरा के साथ मीटिंग थी, और उस मीटिंग में फिर ये फ़ैसला हुआ कि पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि ये फेलियर हुआ क्यों था। तो इलेक्शन की रात मैं भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में था सारी रात, और अगला दिन और उससे पहले जो इलेक्शन का दिन भी था, हम इस सारे अमल को देखते रहे, रिपोर्ट करते रहे, ऑब्ज़र्व करते रहे। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा था, उस रात इलेक्शन कमीशन में जहां ये सारे नताइज आ रहे थे, क्या RTS वाकई बंद किया गया था, ये मामला क्या था, ये आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो जुलाई 2018 में जो इलेक्शन में RTS इस्तेमाल हुआ था, ये 2017 अक्टूबर में जो इलेक्शन एक्ट आया था उसकी रोशनी में ये RTS इस्तेमाल हो रहा था, और पहली मरतबा ऐसा हो रहा था कि टेक्नोलॉजी को इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा था इतने बड़े पैमाने पर। और उसकी वजह ये थी कि जी नतीजे ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, उस पर शुकुक व शुबात उठते हैं, उस पर लोग मुबैना तौर पर असरअंदाज हो जाते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम लेके आया जाए कि प्रिजाइडिंग अफसर तस्वीर खींचे, फॉर्म 45 की तस्वीर खींचे, वो सेकंड्स में जो है वो रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाए, जो ज़िला कचहरी में आमतौर पर बैठे होते हैं। और रिटर्निंग अफसर जो हैं उनके पास जब सेकंड्स में वो तस्वीर पहुंच जाएगी, तो वो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में उस RTS का डाटा डालेंगे, और उसके बाद जी नतीजे जो हैं वो चंद मिनट्स में तैयार हो जाएंगे, और रात 2 बजे तक जो है पूरे पाकिस्तान का नतीजा आ जाएगा। ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच थी, और एक रेवोल्यूशनरी मैयर्स के तौर पर इन शिकों को शामिल तो कर दिया गया। यहाँ पर एवोल्यूशन की ज़रूरत थी, क्योंकि जब एक आइडियलिज़म का शिकार होकर एक आइडियल चीज़ को बनाने की कोशिश की गई कानून का हिस्सा, लेकिन किसी ने ये सोचा ही नहीं कि क्या हमारे इदारों की या हमारे जो लाखों की तादाद में पोलिंग अमला है उसको हम इंगेज करने जा रहे हैं, तो उनकी इस्तेदाद कार है या नहीं। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और 2017 के अक्टूबर में कानून आ रहा है, और 2018 की जुलाई में इलेक्शन है, और इस दौरान इन सारी नई चीज़ों की तरबियत भी दी जानी थी। और जो अमला है, जो कि जो पहले फॉर्म होता था, वो फॉर्म 14 और 15 हुआ करते थे, जो उनसे फेमिलियर था और कई सालों से इलेक्शन कराता आ रहा था, अचानक उस पर फॉर्म 45 जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। और फॉर्म 45 जो चीज़ें उनको पहले याद होती थी, फॉर्म 45 बिल्कुल नया था, तरबियत का टाइम भी कम था, और उनको वो भरने पे जब लगा दिया तो बहुत से लोग जो हैं उस फॉर्म को फिल करने में भी उनको बड़ी परेशानी का सामना हुआ। और अगला उनके लिए मरला ये था कि उन्होंने तस्वीर लेनी है, और वो तस्वीर जो है वो खींच कर भिजवानी है। और बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन हैं जो IT से फेमिलियर नहीं होते। तो उस रात हुआ ये कि जो तस्वीर खींचनी थी प्रिजाइडिंग अफसर ने, रिटर्निंग अफसर को भिजवानी थी, उसमें एंड्रॉयड के जो गालिबन एक 5.0 जो वर्जन था, इससे जो ऊपर के जितने भी वर्जन्स थे ना, वो नादरा के सिस्टम के साथ कंपैटिबल थे। इससे नीचे के जितने वर्जन थे, नादरा का सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। चीज़ों का पायलट प्रोजेक्ट हुआ नहीं हुआ था। 85,000 पोलिंग स्टेशन पर 85,000 मोबाइल फ़ोन्स पर इन्हसार शुरू कर दिया गया, और ये मालूम ही नहीं था कि किसके पास
एंड्रॉयड अच्छे वाला है या नहीं है, लेकिन बस कहा जी ये स्मार्टफोन है, ये आपने इस्तेमाल करना है और इस तरह तस्वीर लेनी है, इस तरह आपने भिजवा देनी है। लेकिन ये कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ उस रात जब आने शुरू हुए तो पता चला कि शुरू में तो नताइज बड़े तेज़ी से आए, लेकिन जो लोग ज़्यादा फेमिलियर थे टेक्नोलॉजी के साथ, उन्होंने तो बड़ा टाइमली ये नताइज भिजवा दिए। जो लोग फेमिलियर नहीं थे या जिनके सिस्टम्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या जिनका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रा अपग्रेडेड वर्जन नहीं था, वो काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ ये कि जब नताइज ताख़ीर का शिकार होना शुरू हुए तो इलेक्शन कमीशन में भी तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि RTS पे इन्हिसार ना किया जाए, फ़ौरी नतीजे जो है ना वो पुराने SOPs के तहत भेजने शुरू कर दिए जाएँ। तो उसमें एक टेक्निकल जो फेलियर था वो तो ये था कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपग्रेडेड वर्जन ना होना, ये तो एक छोटा सा इसका एक पहलू था। लेकिन इंतज़ामी फेलियर्स और इंतज़ामी नाकामियाँ बहुत ज़्यादा थीं, और उसमें भी बुनियादी तौर पर जो कसूर था वो इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा उन कानून बनाकर फौरी मुसल्लत कर देने वालों का था, जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इसको एग्जीक्यूट किसने करना है, क्योंकि वो ख़ुद कानून बना के इलेक्शन लड़ने चले गए और जिसने कहा कि इस तरह ना करें, खुदारा ये ना करें, उसकी किसी ने सुनी ही नहीं, और जब उसके सर पे पड़ गई यानी इलेक्शन कमीशन, तो फिर सारा मलबा जो है उनके सर पर आ गया और फिर जो इलेक्शन की अच्छी चीज़ें थीं उनको भी गहना दिया गया। तो हुआ ये कि एक तो फॉर्म 45 नया, टाइम भी कम था, फिर RTS नया, उसमें कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़, फिर उसमें कहा गया जी नतीजा रात 2 बजे आ जाना चाहिए, और कानून में ये बात लिख दी गई। यानी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रात 2 बजे नतीजा नहीं आता, अगले दिन तक नहीं आता, कई दिन लग जाते हैं नतीजे कंपाइल करने में, और कई ममालिक में तो हफ्तों नतीजे होल्ड करके रखने पड़ते हैं ताकि मजमूई नतीजा तैयार जो है वो करके फिर अनाउंस किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चंद घंटों के नतीजे की भी हमारे में पेशेंस नहीं होती। यही वजह है कि RTS लेके आए और किसी को मालूम नहीं था कि नतीजा जल्दी लाने के बजाय ताख़ीर का शिकार हो जाएगा। फिर उसमें क्या हुआ कि एक तो फॉर्म 45 के साथ इतने ज़्यादा लोग फेमिलियर नहीं थे, उसमें किसी ने टाइम पे तैयार कर लिया, किसी ने ताख़ीर से कर लिया, फिर किसी का वो तस्वीर लेके भिजवाने में कंपैटिबिलिटी का इशू आ गया। एक और मामला आ गया कि एक SOP ये था कि कॉन्वॉय में लोग जो हैं वो प्रिजाइडिंग अफसर के दफ्तर से जो हैं वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाएंगे। है ये अच्छी नीयत से किया गया, अच्छी नीयत से किया गया। उसकी रीज़न ये थी कि ताकि प्रोटेक्शन में सारे लोग जाएं, इंडिविजुअल हैसियत में ना कोई प्रिजाइडिंग अफसर जाए। मकसद तो ये था कि सब एक ही सिस्टम के तहत जो है वहाँ पर पहुँचें। लेकिन हुआ ये कि किसी ने ये सोचा ही नहीं कि एक प्रिजाइडिंग अफसर के पोलिंग स्टेशन के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, उधर जो है पोलिंग है वो कम वोट कास्ट हुए हैं, टर्नओवर लो है, एक में वोटर की तादाद कम है, किसी ने पहले नतीजा तैयार कर लिया है, कहीं पे रिकाउंटिंग हो रही है। तो कॉन्वॉय में जाने के लिए जो पूरी जो मशीनरी थी, जो सिस्टम था, उन्होंने एक प्रिजाइडिंग अफसर को पिक करके अगले को पिक करना था। तो जहाँ पर ताख़ीर हो जाती थी वो वहीं पर रह जाते थे। ऐसा तो नहीं होता था कि वो किसी और को लेने चले जाते हों जिसने पहले तैयार कर लिया जाए। उन्होंने अपना एक रूट बनाया हुआ था, तो उनको पिक करने के इस अमल में इतनी ताख़ीर हो गई कि जो लोग पहले ख़ुद पहुँच जाया करते थे वो उस कॉन्वॉय का इंतज़ार करते रहे, और वो कॉन्वॉय जो है वो दीगर प्रिजाइडिंग अफसरान का इंतज़ार करता रहा। तो इस सारे मामले में ये मामला ताख़ीर का शिकार हो गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के जो नताइज हैं वो काफ़ी ताख़ीर से आए, अगले दिन में दोपहर के बाद तक भी नतीजे आते रहे। तो इससे फिर इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए और कहा गया जी ये RTS जो है वो बंद कराया गया था। लेकिन उस रात उन बड़ी स्क्रीनों के सामने हम भी मौजूद थे और जो नताइज आ रहे थे, सारा कुछ जो नादरा का सिस्टम है ना, ये कभी भी बंद नहीं हुआ था, ना ही सर्वर पर बोझ की वजह से वो क्रैश किया था, बल्कि यूज़र एंड से चीज़ें नहीं आ पा रही थी। फिर पुराने SOPs पर ही उनको भिजवा दिया गया कि जी अच्छा उस तरीके से भिजवा दें, फैक्स कर दें, खुद पहुंच जाएं। अब कुछ को ये पता था हमने कॉन्वॉय के साथ जाना है, कुछ को ये पता था चलें जी हम खुद चले जाते हैं। तो वो जो 85,000 पोलिंग स्टेशन का जो निज़ाम है वो एक किस्म का जब डिस्टर्ब हो गया, दरम बरम हो गया, तो उसके बाद फिर सारा सिस्टम जो है वो ओवरबर्डन हो गया। जो चीज़ें एक स्मूथली चलनी थी उसको इन SOPs की वजह से वहाँ पर हर चीज़ जो है वो फिर तहबला हो गई।
उसकी वजह से फिर ये नतीजे जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हुए थे। उसमें फिर जो तरबियत थी वो भी किसी काम ना आई, टेक्नोलॉजी है वो उल्टा ज़हमत बन गई। तो अब आगे इंटरनेट वोटिंग का एक मरहला है। इंटरनेट वोटिंग में भी इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी बजाय एसओपीज़ पर फोकस किया जाए। जो एसओपीज़ टेक्नोलॉजी से ज़्यादा चीज़ों को सिक्योर बनाते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो अगर एसओपीज़ अच्छे ना हो तो वो इनसिक्योर बना देती है। अब इंटरनेट वोटिंग बुनियादी तौर पर तो 70 लाख वोटर जो समंदर पार बैठे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और वो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात भी है। लेकिन जब इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात 2023 के होंगे और आपको मालूम है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है, कई पोलिंग स्टेशन में तो हज़ारों का फ़र्क, चंद हज़ारों का फ़र्क, और कई में तो 100 का फ़र्क, और कई में तो 20 वोट्स का जो है वो फ़र्क होता है। तो ऐसे में इंटरनेट वोटिंग जिसमें ऊपर कोई चेक भी नहीं होगा, एक बंदा बग़ैर किसी पोलिंग ऑफिसर के चेक के बगैर अपने घर में बैठ के वोट कास्ट कर रहा होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि फिर जो जीतने वाला होगा उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लेकिन जो हारने वाला होगा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बावजूद वो इल्ज़ाम लगाएगा कि जी ये सिस्टम हैक हो गया है। इवन अमेरिका जैसे मुल्क में ये इल्ज़ाम लगा था कि जी रशिया ने असरअंदाज होने की कोशिश की। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फिर उंगलियां भी उठती हैं, इल्ज़ामात भी लगते हैं। तो जो इंटरनेट वोटिंग है इसके तो बल्कि एस्टोनिया है गालिबन, और उसकी भी आबादी इतनी कम है कि वहाँ पर ये चीज़ करनी इतनी आसान है। शायद वहाँ पर सिर्फ मुकम्मल तौर पर ये चल रही है, बाकी किसी मुल्क में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इंटरनेट वोटिंग जो है अब ये पार्लियामान ने फ़ैसला करना है, और पार्लियामान ये फ़ैसला कर देती है तो इलेक्शन कमीशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर जो जीतने वाला होगा वो बोलेगा जी इलेक्शन शफाफ हुए, और हारने वाला होगा वो कहेगा धांधली हुई। और 2018 के इलेक्शन में भी बुनियादी तौर पर यही हुआ। इलेक्शन बहुत बेहतर थे, शफाफ अंदाज में हुए। इक्का दुक्का कहीं पर पोलिंग स्टेशन लेवल पर जो है वो हेर फेर भी होती है, पोलिंग एजेंट्स और ये सारा कैप्चर करने की भी कोशिश की जाती है जो तगड़े उम्मीदवार होते हैं उनकी जानिब से। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि पूरा इलेक्शन जो है वो दागदार हो गया। लेकिन जो RTS है इसने पूरे इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान इस तरह से उठा दिए कि चीज़ें बगैर पायलट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।